नमस्कार एवरीवन। आज की जो वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनली इलेक्शन कमीशन ने पांचों राज्य जो इस चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जो चुनाव में जा रही है उनकी डेट्स अनाउंस कर दी है। तो जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं वो है केरला, तमिलनाडु, असम और आपका वेस्ट बंगाल। साथ में पुडुचेरी जा रहा है। इसके अलावा कुछ सीटें जिनका इंटरमीडिएट जो चुनाव होते हैं वो भी इन्हीं के साथ कराए जाएंगे। तो मेन चीज़ें जो जानने की हैं वो क्या हैं? मेन चीज़ें जानने की हैं इस पूरे चुनाव के अंदर वो ये है कि कब कब डेट्स आई हैं, उन डेट से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने चरणों में चुनाव हो रहा है हर एक स्टेट में, और इलेक्शन कमीशन ने क्या लिए हैं अपने नोटिफिकेशन के अंदर मेन पॉइंट्स क्या रखे हैं जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके, चुनाव की प्रक्रिया को कम चरणों में ख़त्म किया जा सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो मोटिव सरकार लेके चली है वो पूरा किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन बंगाल में अभी बाकी है। लेकिन इसी के बीच में आपके बंगाल के चुनाव की डेट्स आ गई हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली है कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक में 152 सीटें और दूसरे में 142 सीटें। टोटल मिला के 294 सीटें जो हैं वो इस चुनाव के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये आती है कि कहाँ कहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि और कहाँ कहाँ पे इनकी सरकार बने। तो कौन से राज्य में किसकी सरकार है ये देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि केरला के अंदर लेफ्ट की सरकार है। अब पहले वहाँ पे जो कि हम साउथ से ऊपर की तरफ आएंगे तो साउथ में जो केरला है उसमें लेफ्ट की सरकार है। पहली बार हुआ है कि यूडीएफ और एलडीएफ दो उनके जो हैं, तो जो आपकी लेफ्ट की सीपीएम की जो सरकार है वहाँ पे है। कांग्रेस को लगा था कि वो हर बार की तरह स्विच होगा लेकिन हुआ नहीं। अब की बार भी कांग्रेस ने सोचा है कि वो स्विच कर पाएंगे और अपनी सरकार बना पाएंगे, लेकिन अब की बार उनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है खुद भाजपा। भाजपा का वहाँ पे उतना वर्चस्व सामने से नहीं दिखता लेकिन ग्राउंड वर्क उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। दूसरी बात, चाहे आप लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए, वहाँ पे 4 में से 1 सीट जो थी केरला में पहली बार भाजपा ने जीती। उसके बाद जो उनके निकाय चुनाव हुए थे उसके अंदर भी भाजपा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब की बार भाजपा थर्ड फ्रंट के तौर पे वहाँ पे खड़ी है। नॉर्मली थर्ड फ्रंट जो होता है, जो इतने इतिहास में हम देखते आए हैं, उसके अंदर आपकी जो लेफ्ट विंग की जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती थी वो सारी होती थी, लेकिन इसमें भाजपा थर्ड फ्रंट के ऊपर खड़ी है। और भाजपा अब की बार अपना वोट शेयर बढ़ा करके अपनी जो मौजूदगी है वो आके विधानसभा में दिखानी चाहेगी। इससे एलडीएफ को, जो लेफ्ट पार्टी है, उसको फ़ायदा है लेकिन उनको नुकसान भी है, क्योंकि भाजपा ना सिर्फ कांग्रेस की सीटें बल्कि लेफ्ट की सीटें भी काटेगी और अपनी सीटें बनाएगी। जो सीटें बनती हैं उस पर यह बात निकल के आएगी कि आपका कौन सा पार्टी कितनी सीटें लेता है। लेकिन पहली बार लोकसभा में सीट लेना, एमपी आना वहाँ से, उसके बाद जो निकाय चुनाव उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन, और अब की बार ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखाता है। और भाजपा की वो बात जिसको वो कहता है कि हम चुनाव हारते नहीं हैं, हम ना चुनाव जीतते हैं, हम चुनाव से सीखते हैं, उसकी फिलॉसफी को सही साबित करता दिख रहा है। डबल डिजिट के अंदर भाजपा का वोट शेयर जाता दिख रहा है केरला के अंदर। और केरला से ही ध्यान देते हुए हम ऊपर आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में भी जो मेन जो लड़ाई है वो एआईडीएमके और डीएमके के बीच है, लेकिन एआईडीएमके और भाजपा का गठबंधन है। इसके अलावा जो विजय थलापति ने अपनी पार्टी बनाई है वो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि साउथ में आप जो एक ट्रेंड देखते हैं कि जो वहाँ पे सुपरस्टार्स होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, उनका एक अलग कल्ट फॉलोइंग होती है और वही आगे जाके चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं। और तमिलनाडु के अंदर ये चीज़ बहुत सालों से देखी जा रही है। तो अब बात ये निकल के आती है कि क्या समीकरण बन रहे हैं। तो पिछली बारी जो
अलग अलग चुनाव लड़े गए थे AIDMK और भाजपा की तरफ से, जो कमियां रह गई थी उसको अब की बार ये पूरा करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि AIDMK निरंतरता में सरकार बनाने वाली पार्टी रही है, जबकि DMK बीच बीच में आती है और वो अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाती। ये हमारे को पूरा इतिहास शो करता है। शुरुआत की बात नहीं कर रहा, पिछले 20 से 30 सालों की बात कर रहा हूँ। 30 साल का सैंपल साइज जो लेंगे उसमें आपको ये दिखे। तो AIDMK वापस आने के लिए तैयार है। जो पुरानी चीज़ें बताती हैं, और जैसा इन्होंने अपना पूरा नैरेटिव बना दिया है कि एराडिकेट हिंदू सनातन धर्म और ये सब कुछ का, उससे लोगों के अंदर भी काफ़ी आक्रोश है। वहाँ पे द्रविड़ आइडेंटिटी का एक चरण जो ऊपर दिखता है, लेकिन उसके नीचे जो राम जन्मभूमि पे आपके जो मंदिर बना है उसका तमिलनाडु, केरला, इन जगहों पर काफ़ी असर है, और ये अब की बार देखने को मिलेगा। भाजपा अपना वोट शेयर यहाँ पे भी डबल डिजिट में लेके जाने वाली है। लोकसभा के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन वो सीटों में परिवर्तित नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार इसके यहाँ पे आपको भाजपा की सीटें आते हुए भी दिखेंगी, और AIDMK और भाजपा पिछली बार से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो तमिलनाडु में अगर चेंज हो जाती है सरकार, तो ये भाजपा और उसके अलायंस ग्रुप के जो है NDA का, ये बहुत बढ़िया रहेगा, और ये होना भी चाहिए। कब तक बेचारे तमिलनाडु के लोग सफ़र करें फालतू में। भाई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब कुछ है, सारी बात ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर के प्रॉपर 85% जो पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से उसके मुंह पे गाली नहीं बक सकते। और अगर आपको लगता है कि आप 85% की जो पॉपुलेशन है उसको आप एक तरफ से खड़ा कर देंगे और उनको आप बांटते रहेंगे और उनको कभी समझ नहीं आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी, और ये गलतफहमी मिटनी चाहिए। उससे ऊपर आते हैं, सॉरी, उसके थोड़ा साइड में आते हैं, तो है पुडुचेरी। पुडुचेरी में भाजपा लेड कोलिशन की सॉरी भाजपा समर्थित कोलिशन की सरकार है। पुडुचेरी एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन मायने बहुत ज़्यादा रखता है साउथ के अंदर। आपके चाहे छोटी यूनियन टेरिटरी हो चाहे स्टेट हो, हर एक स्टेट पे BJP अपना कोलिशन पार्टनर के साथ या स्वतः सरकार चाहती है और उसके लिए कार्यरत रहेगी। आई थिंक पुडुचेरी में रिपीट हो। तो तमिलनाडु में चेंज, केरला के अंदर अपना एक स्ट्रांग होल्ड फेल्ट कराना और अपना वोट शेयर बढ़ाना, और पुडुचेरी में रिपीट, ये मुझे अभी तक लग रहा है। बाकी जो क्या कहते हैं उसको, ओपिनियन पोल और वो है, वो मैं आगे लेके आऊँगा। ये वीडियो जो डेट्स हैं और जो मुझे शुरू में आंकलन लग रहा है उसके ऊपर है। फिर आता है असम। असम के अंदर अब लोगों को ये हो गया था कि असम और इसके चुनाव साथ साथ हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा आपका वेस्ट बंगाल में अपना भाषण वगैरह हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डेट्स आई उससे क्लियर हो गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा का चुनाव तो 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 9 अप्रैल को, और जो बंगाल का चुनाव है वो 23 और 29 अप्रैल को है, तो आराम से मैनेज हो जाएगा। तो असम से भी हिमंता बिस्वा शर्मा अपना पूरा तामा झामा लेके उतरेंगे इस चुनाव के अंदर, अपने चुनाव में भी और बंगाल चुनाव में भी। और जो हिंदुओं के साथ हुआ है बांग्लादेश में, उसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। ये आप मेघालय ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, वहाँ पे जो मुसलमान इलीगली रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जो भगाया जा रहा है, इवन सर वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स के अलावा जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उतर आए हैं सड़कों पे इनके खिलाफ। तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है 7 सिस्टर्स के साथ साथ जो बंगाल का कनेक्ट है, वहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इफेक्ट आएगा। और लोगों को अंदर ये है कि अब की बार बदलाव चाहिए। ममता इस अंडर करंट को समझती हैं, लेकिन ममता फिर अपना वही बंगाल प्राइड और बंगाली अस्मिता को जो वो फ्रूट पे लेके अपना पूरा इकट्ठा करना चाहती हैं। और वो चाहती थी कि एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन जैसे ये पूरा चुनाव का प्रोसेस बनाया गया है, एक तरीके से कहा जाए तो राष्ट्रपति शासन नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को अपने ऊपर राष्ट्रपति शासन लग रहा है। जब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो असम में मुझे रिपीट लग रहा है और बंगाल में मुझे चेंज लग रहा है। तो ओवरऑल केरला छोड़ के बाकी हर जगह भाजपा या तो सरकार बना सकती है या वो रिपीट करेगी। 2 जगह उनकी सरकार है जो रिपीट करेंगे और 2 जगह चेंज आ सकता है। और केरला के अंदर अच्छा अगर शो होता है तो ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बंगाल बचाना देश बचाने के बराबर रहेगा इस चुनाव को, मैं ये इतना मानता हूँ। अब क्या आता है इस चुनाव के अंदर मेन चीज़ें, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तारीख क्या क्या है और कितने चरणों में चुनाव हो रहा है, तो मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आपके जो चुनाव होगा वो होगा 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को। तो बंगाल के अंदर 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है 2 चरणों में। पिछली बारी 8 चरणों में हुआ था, लोकसभा में 7 चरणों में हुआ था, अब की बार 2 चरणों में। 2 चरणों में चुनाव कराने का फायदा ये है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट, जो डराना धमकाना, जो क्योंकि 8 चरणों में अगर चुनाव और 294 सीटें हैं तो 30 एक ऑड सीट्स 30-35 सीट चुनाव में जाती है और वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट और जो बाकी सारे जो रिगिंग होती है वो बंगाल का जो इतिहास रहा है उसमें वो काफ़ी उससे दिखती है। 2 चरणों में चुनाव का सारी पार्टियों ने सहयोग किया है सिवाय टीएमसी के, वो सभी को पता है क्यों है क्या है उनका हिसाब किताब, तो वो सामने दिखता है। इवन कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 2 चरणों में चुनाव का सहयोग किया है। मैंने जब लास्ट वीडियो में बात करी थी जो मैंने कहा था कि 80-20 का ब्रेक हो सकता है, लेकिन अब इन्होंने 55-45% सीटों का ब्रेक किया है। 152 सीटें इनकी फर्स्ट फेज में जाएंगी और 142 सीटें सेकंड फेज में, टोटल मिला के 294 सीट्स हैं। तो 2 चरणों में चुनाव होगा 23 तारीख को और 29 तारीख को। इसके अलावा सिंगल फेज में चुनाव होंगे, चाहे वो पुडुचेरी हो, केरला हो, आपका तमिलनाडु हो, चाहे असम हो। तो तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को चुनाव है, बाकी बंगाल के साथ में के फर्स्ट चरण के साथ तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को चुनाव है। बाकी पुडुचेरी, केरला और असम में 9 तारीख को चुनाव है। इसके अलावा जो काउंटिंग रहेगी वो 4 तारीख को रहेगी सारे राज्यों की मिला करके, और जो इंटरमीडिएट चुनाव हैं विधानसभा के या एक शायद लोकसभा का चुनाव भी है किसी उसमें, तो वो सारे जो चुनाव रहेंगे वो भी इन्हीं तारीखों के साथ कराए जा रहे हैं। उसकी जो डिटेल रहेगी कौन कौन से चुनाव कौन से हैं सबसे इंटरमीडिएट चुनाव, वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और वहाँ पे क्योंकि ये चुनाव वो हैं जो बीच में हो रहे हैं, वहाँ का सांसद जो हैं या फिर वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चाहे उन्होंने दूसरे चुनाव जो हैं वहाँ पर उनको ले जाया गया तो सीट खाली, जो सीटें खाली हुई इन पर चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को रेगुलर चुनावों से थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है क्योंकि समीकरण अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं और कई चीज़ें अलग अलग आती हैं। ये मैं आपसे अगली वीडियो में लेके आऊँगा। अभी के लिए बात ये है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पूरे का पूरे जो इलेक्शन होगा वो वीडियो सर्वेलेंस के साथ होगा, नेम टैग्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए सारा सब कुछ रखा जाएगा, बॉडी कैम्स यूज़ किए जाएंगे और सारे के सारे बूथ्स पे खासकर बंगाल के अंदर वीडियो सर्वेलेंस के साथ में चुनाव होगा रियल टाइम। साथ ही साथ एडिशनल फोर्स कंपनीज मंगा ली गई हैं। ब्लॉक के अंदर रेजिडेंशियल ब्लॉक जो होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनके अंदर पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स होते हैं वो यूज़ ना कर पाए। जो लोग ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो भी वहाँ पे प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए पूरी तैयारी ली जा रही है। सारी जगहों से बात करी जा रही है, सर्वे लिए जा रहे हैं और ये तैयारी है कि अब की बार जो भी चुनाव होना है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। अब बात आती है एसआईआर की। एसआईआर में अभी तक 65 लाख नाम हटे हैं, 2 लाख नाम जुड़े हैं तो 63 लाख का एवरेज आता है। पहले 58 लाख नाम कटे थे, अभी वो बढ़ के 65 लाख हो गए हैं। जो 2 लाख नाम जुड़े हैं तो उसके बाद जो एवरेज निकल के आता है 63 लाख अभी तक आया है। काम चल रहा है 60 लाख लोगों की, जो मैं लास्ट टाइम भी बात करी थी 50 से 60 लाख लोग जो बचे हैं उनकी भी बात चल रही है।
चुनाव की जो अंतिम दिन आएंगे उनसे पहले इसको क्लियर अप करने की ज़रूरत जो है उसके हिसाब से काम लिया जा रहा है। इसी के चलते जो बंगाल का चुनाव थोड़ा पीछे रखा गया है और इसके बीच में जितने भी एसआईआर के अंदर जो लोग हैं उनको क्लियर करने की जो बात हो रही है वो होगी। सीए के थ्रू जो मतवा कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो एडअप किया जा रहा है उसका भी काम फुल तेज़ी से किया जा रहा है। ममता बनर्जी की जो सरकार का जितना भी इसमें रोल था और जो वो रजिस्ट कर रही थी उसको एक तरीके से हटा दिया गया उनके रोल को बीच में से, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से स्वतः काम करके अपने लोग बुला करके अलग अलग स्टेट से, क्योंकि ममता बनर्जी से प्रोवाइड कर नहीं रही थी तो अपनी तरफ से उन्होंने लोग प्रोवाइड कराए हैं और काम को स्पीड अप किया गया है। ये सारा काम मेरे हिसाब से निकल के ये आता है कि अभी 10-15 दिन के अंदर आपको वापस से ऐसे करके पूरे के पूरे वो निकला के आएंगे, क्योंकि जितना जल्दी अभी डेट्स डिसाइड हो गई हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर आई थिंक कि मार्च के एंड या 9 तारीख से पहले पहले ऐसा जरा काम पूरा करने की कवायद रखी गई है। ये सारा पूरा होते ही इलेक्शन कमीशन के जो बाकी काम हैं, बूथ सेटलमेंट और क्या कहते हैं आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो ट्रेनिंग है उसको पूरी तैयारी से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो देखा जा रहा है कि टीएमसी की तैयारी नहीं है। ममता बनर्जी सारी चीज़ों में लगी रही हिंदुओं को डराने में कि मैं हूं तब तक तुम सेफ हो, वरना एक कम्युनिटी अगर आपको 1 सेकंड में उड़ा के रख देगी। मुसलमानों को डराने की कि एसआईआर नहीं है, ये तो सीए एनआरसी है, और दुनिया भर के लोभन और प्रलोभन देने में लक्ष्मी भंडार योजना और बेरोजगारी भत्ता ये सारी चीज़ें देने में ये पूरे काम उन्होंने करे हैं, लेकिन जो मेन चुनाव प्रचार है उसमें वो पीछे रह गई हैं। उनके जो ये अभी इन्होंने धरना दिया था, रोक दिया था, उसमें लोग नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की जो परेड ग्राउंड में जो रैली हुई है कोलकाता में उसकी जो भीड़ है वो उनकी पिछली 3 रैलियों से ज़्यादा आ रही है। रैली के अलावा जो लास्ट टाइम हमने जब हमारा से चुनाव था जो बात करी थी भजन मंडली का जो इफेक्ट आता है और जो पर्सनल मीटिंग्स का जो इफेक्ट आता है वो पिछले कई महीनों से कह लीजिए 1 साल से कह लीजिए वो चल रहा है थ्रू आउट बंगाल। उसका जो चेंज है वो दिख रहा है। अगर बंगाल के अंदर पोस्ट और प्री वायलेंस जो घटनाएं होती हैं वो काबू कर ली जाती हैं, एसआईआर पूरा हो जाता है और ममता के डर से जो लोग बाहर नहीं निकलते अगर वो निकलते हैं, और सबसे मेन बात जो फर्जी वोटर किसी और की चीज़ पे जगह पे अपना वोट डालते हैं वो हट जाता है। तो हम मान के चलिए अभी जो नंबर निकाला है क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स के अंदर, उसमें भाजपा को 120-25 सीट दिखाई जा रही हैं और ममता बनर्जी को 150। मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी के लिए 100 सीट टच करना मुश्किल पड़ जाएगा। और ये मैं ऐसे दिखा छुपा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि अगर 4 काम हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए 100 सीटें टच करना मुश्किल पड़ जाएगा और बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। हमारा एंट्री पॉइंट जो बांग्लादेश से लगता हुआ है जहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठिए आते हैं उसको रोकने में हम कामयाब होंगे और भाई हमारे ऊपर जो बर्डन आता है वो हटेगा। इसी के साथ जो देश के बाहर हो रहा है उसके ऊपर हम कल या परसों बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो हमारी नीति थी नॉन अलाइनमेंट की वो कारगर है। इंडिया के लिए तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार आ रहा है, गैस आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बीच में एक हमारे लिए जो बाउंड था थाईलैंड का शायद वेसल था, उसके ऊपर जो अटैक हुआ उसके लिए हमने ईरान को चेताया है और समझाया है। जो वहाँ वॉर चल रहा है उसके ऊपर आगे अपडेट्स में लेता आऊँगा। इंडिया मूविंग अहेड, हमारी डिप्लोमेसी सबसे ऊपर कारगर साबित हो रही है। अब इससे लोग चाहे जलें चाहे उनको बुरा लगता रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो इजराइल, अमेरिका और रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई सबसे बात कर सकता है। वी आर सिटिंग ऑन द टेबल, सब लोग हमारे साथ बैठ सकते हैं, हमारे बात क्लियर है। बाकी जिन लोगों में लड़ाई चल रही है और चल ही रही है
और पड़ोसियों का तो हाल वैसे ही दूध में पड़ी मक्खी जैसा हो गया, उनके लिए हम अभी नहीं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वैसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए, आप आगे क्या जानना चाहते हैं, चाहे वो चुनाव को लेके, बाहर की बात घटनाओं को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके या फिर और किसी भी विषय में आपको अगर कुछ जानना है, आपकी रुचि है, आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।